आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित अब्बाउ के नियम के बारे में जानेंगे। तो हम लोग सर्वप्रथम जान लेते हैं कि जो अब्बाउ का नियम है वो क्या होता है। तो अब्बाउ का नियम कहता है कि किसी परमाणु के उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। तो हम पहले परमाणु में जान लेते हैं कि कौन कौन से उपकक्ष होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हमारे पास ये नाभिक है, आपको पता होता है कि जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे आपको पता होगा कि नाभिक की दूरी के साथ जो उपकक्ष हैं उनकी ऊर्जा ही बढ़ती जाती है, क्योंकि कक्ष ऊर्जा बढ़ेगी तो उपकक्ष की ऊर्जा ही बढ़ेगी। तो नाभिक के पास जो हमारी पहली कक्षा है, उस पहली कक्षा में आपका जो उपकक्ष होगा कौन सा होगा, S। और दूसरी कक्षा है उसमें भी होगा S, और S के साथ साथ क्या होगा आपका PV होगा। तो S और कौन होगा P। और आपको पता है P उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं, 3। ऐसे आपकी जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में भी क्या होगा आपका S होगा, S के साथ क्या होगा आपका PV होगा, और P के साथ क्या होगा आपका DB होगा। तो आपका PV होगा और DB होगा। और आपको पता है कि जो D उपकक्ष है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं आपके, 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ऐसे यदि हम चौथी कक्षा देखें तो चौथी कक्षा में क्या होगा, चौथी कक्षा में आपका SB होगा, PB होगा और DB होगा। तो हम ये देखेंगे, हमारे पास हम चौथी कक्षा बना रहे हैं, तो चौथी कक्षा में आप पाएंगे कि SB होगा, PB होगा और DB होगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास SB होगा, PB होगा, DB होगा और FB होगा। और F में कितने कक्षक होते हैं आपके, F उपकक्ष में 7 होते हैं, 7 आपके उपकक्ष होते हैं। तो जो आपका अब्बाउ का नियम है वो कहता है कि किसी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। तो जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में केवल एक आपका क्या है, उपकक्ष है, कौन सा S, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा। फिर दूसरी कक्षा की जैसे जैसे आप नाभिक से बढ़ते जाएंगे उन कक्षों की ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में कौन कौन है, SB है, PB है। तो आपका इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, फिर किस में जाएगा, P में जाएगा। तीसरी कक्षा की ऊर्जा और ज्यादा अधिक होगी, तो S में जाएगा, P में जाएगा, D में जाएगा। और फिर जो आपकी चौथी कक्षा है उसमें आप देखेंगे S में, P में, फिर D में, फिर किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका F में जाएगा। जैसे जैसे आप देखेंगे कि उपकक्षों की ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अर्थात अब्बाउ का नियम कहता है कि उपकक्षों में जो उपकक्ष उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। इसके लिए हम लोग एक आरेख बना लेते हैं। उस आरेख के द्वारा हम लोग देखेंगे अब्बाउ के नियम के अनुसार किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहले हम लोग क्या कर लें, आरेख को बना लें। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में n बराबर 1, और n बराबर 1 में केवल हमारे पास कौन सा उपकक्ष है, केवल एक उपकक्ष, कौन सा, S। पहली कक्षा का S है तो इसे क्या बोलेंगे, 1S। n बराबर जब 2 होगा दूसरी कक्षा में क्या होगा आपका 2S और 2P, क्योंकि आपका SB है और PB है। तीसरी कक्षा में आप देखेंगे जब n बराबर 3 तो आपका मिलेगा 3S, 3P और 3D। चौथी कक्षा में कौन कौन आ जाएगा, n बराबर 4 तो आ जाएगा आपका 4S, 4P, 4D, 4F। ऐसे ही पांचवी कक्षा n बराबर 5 तो 5S, 5P, 5D, 5F। अब क्या करते हैं, अब्बाउ के नियम के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में।
1s के बाद है जो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद आपका जाएगा 3d में, 3d के बाद जाएगा 4p में, 4p के बाद जाएगा 5s में, 5s के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में, फिर 4p में, फिर 6s में, और फिर ऐसे 6s के बाद किस में जाएगा 4f में। इस प्रकार ये क्या रहेगा, क्रम चलता रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को भरने से पहले हम लोग यहाँ पे जान लें कि जो हमारा s उपकक्ष होता है, s उपकक्ष में जो कक्षक होता है 1, और किसी भी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। p उपकक्ष में जो कक्षक होते हैं 3, और कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम 6। ऐसे जो d उपकक्ष होता है उसमें कितने कक्षक होंगे 5, और 5 उपकक्ष हैं तो कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आपके 10। और ऐसे f उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं 7, कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं आप 14। तो इस प्रकार हम लोग ने जाना कि हम किस प्रकार से क्या करेंगे, अब्बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और क्या करेंगे, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सोडियम का। आपको पता होगा सोडियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है 11। अब हम इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले देखेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन गया 1s में, तो पहले आएगा आपका 1s, फिर किसमें गया इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर 3s में, फिर आपका किसमें गया इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसमें गया 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन गया 2s में, फिर 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें गया 2p में। तो हमारा 2s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें गया 3p, 3p के बाद 4s। यहां पे आप देखेंगे जो हमारा सोडियम है सोडियम में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है 11। अभी आपने जान लिया है कि s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। इसमें भी s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। p में अधिकतम कितने भर सकते हैं 6। अब हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रॉन भर लिए टोटल कितने भर लिए हैं 10। अब हमें भरना कितना है 11, s में कितना भर जाएगा 1। तो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऐसे कोई दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। इसका हमें क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसके अनुसार, अब्बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में गया 2s में, फिर 2s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 2p में, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन गया 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 3p में, और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन गया 4s में। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने भरना हम लोग को 20। कितने भर चुके हैं 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, उसमें भर देंगे 2 तो कितने हो गए 20। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे किसी और तत्व का ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग किसका लिख लें आयरन, परमाणु क्रमांक 26। तो अब देखें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, s में अधिकतम कितने बनते हैं 2, फिर 2s में, s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6, फिर 3s में अधिकतम 2, 3p में अधिकतम 6, 4s में अधिकतम 2, फिर आएगा आपका 3d। 4s के बाद आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा 3d। और d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं 10, लेकिन आप देखेंगे 10 20 तो कितना शेष बचा 6। इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि क्या हो जाएगा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यदि आप ध्यान देंगे कि जो अब्बाउ का नियम है उस अब्बाउ के नियम को क्या कहते हैं N+L का नियम भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी जान लेंगे कि अब्बाउ के नियम को N+L का नियम क्यों कहते हैं। N+L का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि
अब्बाउ का नियम कहता है कि वह उपकक्ष जिसके लिए n+l का मान क्या होता है, कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेंगे, और जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में और 2p में गया, 3s के बाद 3p में और फिर किस में जाना चाहिए, 3d में, लेकिन 3d में न जाके इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4s में। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या दिया गया, n+l का नियम, जो कि अब्बाउ को n नाम से ही जानते हैं, अब्बाउ का नियम ही है, जिसे n नाम से किस नाम से जानते हैं, n+l का नियम भी कहते हैं। कारण क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखना है, n+l का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो n+l का नियम क्या कहता है कि वह उपकक्ष जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। देखिए आप जान लेते हैं कैसे। तो जो 4 है वो क्या है, कक्षा, n है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है वो क्या है, एक्जीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये दिगंशी क्वांटम संख्या है और ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे 4s के लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या है आपकी, 4, और दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है आपकी, 0 रहेगी s के लिए। तो टोटल इसका कितना हो गया आपका, 4, और यहाँ पे निकालेंगे तो इसके लिए जो संख्या है वो कितनी रहेगी, मुख्य क्वांटम संख्या 3, और d के लिए तो आपके दिगंशी क्वांटम संख्या वो कितनी रहेगी, 2, तो जिनका योग कितना हो गया, 5। तो आप देखेंगे s में 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा क्योंकि इसके लिए n+l का मान कम है, और इसमें 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा क्योंकि इसके लिए n+l का मान क्या है, ज्यादा। ऐसे यदि हम लोग ये देख लें कि कुछ ऐसे भी आपको उपकक्ष मिलेंगे जिसके लिए n+l के मान क्या हो जाए, बराबर, तब आप क्या करेंगे, तब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन उस उपकक्ष में पहले प्रवेश करेगा जिसमें कक्षा की संख्या क्या हो, कम। कब, जब n+l का मान क्या हो जाए, बराबर। जैसे आप यहां पे देखेंगे इसमें 3p और 4s, तो 3p और 4s के लिए यदि आप देखें 3p और 4s के लिए देखें तो हम लोग क्या निकालें इसके लिए n+l का मान। तो 3p के लिए क्या आ जाएगा और 4s के लिए क्या आ जाएगा, तो 3 के लिए आ जाएगा 3+1, ओवरऑल कितना आ जाएगा, 4। इसके लिए निकालें तो 4+0, क्योंकि जो दिगंशी क्वांटम संख्या उसके लिए s का मान क्या होता है, 0, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो n+l मान दोनों के लिए बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, जिसके लिए n का मान कम हो, किसमें प्रवेश करेगा, आपका 3p में प्रवेश करेगा। तो आपने देखा कि जो अब्बाउ का नियम है उसे किस नाम से भी जानते हैं, n+l के नियम से भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं, और हम लोग क्या है कि यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, कॉपर का और क्रोमियम का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो अब्बाउ के अनुसार, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अब बाद कह सकते हैं, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि कोई अपवाद नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही है। तो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसे ध्यान से समझेंगे। एक तो होता है क्रोमियम का और एक होता है कॉपर का। हालांकि कक्षा 11 में आपको क्रोमियम और कॉपर में जो अपवाद है उसी को ही जानने की आवश्यकता होती है। जब कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे तो आपको जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है उनमें भी कुछ अपवाद होते हैं, उनको भी जानने की आवश्यकता होगी, लेकिन वो हम लोग किस वर्ष पढ़ेंगे, अगले वर्ष पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में। तो जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 24, और कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है आपका, 29। अब हम लोग क्या करें, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आप पाएंगे कि क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। यदि हम कॉपर का लिखें तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये होंगे सामान्यतः अब्बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप बोलेंगे फिर समस्या क्या है, समस्या ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 4s2 3d4, ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है गलत माना जाता है। तो आप बोलेंगे फिर सही क्या है, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है 4s1 3d5। तो इसकी जगह 4s2 3d4 की जगह क्या लिखेंगे हम, 4s1 3d5।
कारण आपको हम कारण दे देते हैं। कारण ये है कि जैसे आपको पता है S क्या होता है, S जो उपकक्ष होता है उसमें केवल क्या होता है, एक कक्षक। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, 2। और जो D है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 5। और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, 10। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है पूर्ण और अर्धपूर्ण। यदि कोई कक्षक पूर्ण भरा है या अर्धपूर्ण भरा है, वो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे कि S तो पूर्ण भरा है, लेकिन D क्या है, ना तो पूर्ण है ना अर्धपूर्ण है, तो स्थायी नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो S का इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है, D में। तो यहाँ पे आपका 4S भी अर्थपूर्ण हो गया और 3D भी अर्थपूर्ण हो गया, अर्थात दोनों क्या हो जाते हैं, स्थायी। क्योंकि अर्धपूर्ण की कंडीशन क्या हो जाती है, ज्यादा स्थायी होती है। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या माना जाता है, गलत। कारण यहाँ पे तो ये पूर्ण है, लेकिन ये क्या है, ना तो अर्धपूर्ण है ना पूर्ण है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे चला जाता है, तो बन जाता है 4s1 3d10। तो ये विन्यास क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है, और पूर्व वाला विन्यास क्या हो जाता है, आप लोगों का गलत। तो कॉपर और क्रोमियम को समानता आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब समानता लिखेंगे तो ऐसा मिलेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, पूर्ण और अर्धपूर्ण विन्यास। क्योंकि पूर्ण एवं अर्धपूर्ण विन्यास मोस्ट स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए कॉपर और क्रोमियम के विन्यास ऐसे ना होकर कैसे रहेंगे, इस प्रकार से। तो यह है आपके अब्बाउ का नियम। अब्बाउ के नियम के अनुसार आप एक और महत्वपूर्ण समझ सकते, महत्वपूर्ण बात को समझ सकते हैं। यदि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है किसके अनुसार, अब्बाउ के नियम के अनुसार, और आपको यह जानना है कि कोई भी जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो किस ब्लॉक का तत्व है, तो आप वो किसके अनुसार पता कर सकते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसके अनुसार पता कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि हमारे पास हमने लिया सोडियम, और हमें नहीं पता कि किस ब्लॉक का तत्व है, तो हमने इसका लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, S उपकक्ष में गया। अर्थात ये जो सोडियम है वो किस ब्लॉक का तत्व कहलाया, S ब्लॉक का। जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, P उपकक्ष में। P उपकक्ष में गया, अर्थात किस ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक। ऐसे यदि मान लीजिए हमने आयरन लिया, परमाणु क्रमांक 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी उपकक्ष में गया, अर्थात आयरन किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। इस प्रकार अब्बाउ के नियम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं और क्या पता कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का तत्व है। अब जो अगला नियम है वो हम लोग क्या जानेंगे, हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है कि हुंड का नियम कहता है किसी भी जो कोई भी जो उपकक्ष है आपका, उस उपकक्ष में जो आपके कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाते जब तक कि सभी रिक्त कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। अर्थात मान लीजिए जैसे हमारे पास है 3d6 और हमें क्या करना है, जो D में 6 इलेक्ट्रॉन है उनको हमें कक्षकों में भरना है, और आपको पता है D में कितने कक्षक होते हैं, 6। तो हम लोग भर दें इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भर सकते। दूसरा है ऐसे भी भर दें, कोई दूसरा व्यक्ति आया उसने ऐसे भर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपने बनाया है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके गलत। क्यों, हुंड क्या कहते हैं, हुंड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब तक जोड़ा नहीं बनाएंगे जब तक कि सभी रिक्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए। अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या होगा, सभी रिक्त कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 सभी रिक्त कक्षों में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके पश्चात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाएगा। तो ये जो आपका विन्यास है वो विन्यास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ये विन्यास क्या थे आपके गलत। कोई एक ऐसा दूसरा उदाहरण ले लें हम लोग समझने के लिए। जैसे आपका है 4
हमारे पास है 4f। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, मान लीजिए 9। और आपको पता है f जो उपकक्ष उसमें कितने कक्षक होते हैं आपके, 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग हिसाब से भर देंगे। तो हम लोग पहले 2 3 एक साथ बना लें। 7 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो हम पहले वाले व्यक्ति ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा है उसने ऐसे भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये दोनों विन्यास क्या हो जाएंगे, गलत। क्यों, अभी आपके पास रिक्त कक्षक थे। जब तक रिक्त कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए, जब तक इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेंगे, जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी रिक्त कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो गया, सभी रिक्त कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9। तो ये जो नियम है वो कौन सा नियम है, हुंड का नियम है। और हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी भी उपकक्ष में जहां हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कक्ष के जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। तो कौन सा नियम था आपका, हुंड का नियम। अब अगला नियम जो हम लोग समझेंगे वो क्या है, पाउली का नियम। हम बोलेंगे पाउली का नियम क्या कहता है। तो पाउली का नियम है बहुत आसान। क्या बोलता है पाउली के नियम के अनुसार कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान, चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। ये क्या सा नियम है, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है, पाउली का नियम है। अब हम लोग इसे कैसे जानेंगे, उदाहरण के द्वारा। तो किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं क्या नहीं हो सकती, एक समान नहीं हो सकती। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है हमें 3p, मान लीजिए यहाँ पे दिया 3p4। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरें। अब इसमें हमने जो इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4। यदि आपको कोई समस्या है तो आप लोग यहाँ से करें। पहले हम लोग हमने के अनुसार भर दें क्योंकि हम लोग ने अब नियम पढ़ ही लिया है। 1 2 3 4 इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब क्या निकालना हमें, इनकी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या आप पूर्व में पढ़ ही चुके होंगे। यदि आपने कक्षा 11 पढ़ा है तो आप क्वांटम संख्या जानते होंगे। तो क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती, n l m s। इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग क्वांटम संख्या होगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ये पाउली का नियम कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होंगी। तो इन सभी के लिए जो n का मान है, तो n का मान तो क्या आ जाएगा आपका, n का मान सबके लिए होगा 4। अब दूसरा है l क्या बचा, n बताता हूं क्वांटम संख्या, किस कक्षा में उपस्थित थे, तो चौथी कक्षा में उपस्थित सारे इलेक्ट्रॉन। l क्या बताता, दिगंशी क्वांटम संख्या, उपकक्ष के बारे में जानकारी देता है। तो उपकक्ष कौन से उपकक्ष में है, p। और p के लिए जो l का मान होता है, s के लिए होता है 0, l के लिए, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। तो यहाँ पे p का मान कितना आ जाएगा, 1। सबके लिए जो l है उसका मान कितना आ जाएगा, 1। अब आता है m। अब बोलेंगे m क्या होता है, तो m का मान निकालने के लिए कहां से कहां तक जाना पड़ता है, -l से +l तक।
और एल कितना है 1, और हमें कहां से कहां तक जाना पड़ेगा m के मान के लिए -l से +l तक जाना पड़ेगा। तो अपना मान है 1, तो आप बताइए इसके लिए होगा आपका -1, इसके लिए होगा 0, इसके लिए होगा +1, एक क्रमशः क्या होता जाएंगे, घटते जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या जाएगा -1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी -1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1। अब आता है s होता है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। यदि ऐसा इलेक्ट्रॉन है था तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा +1/2 मान आ जाएगा। और यदि ऐसा है अर्थात क्या है घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है ऐसे, तो इसके लिए क्या मान आ जाता है -1/2। यहाँ पे देखो घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए s का मान क्या हो जाएगा +1/2। घड़ी की विपरीत दिशा में तो इसको हो जाएगा -1/2, इसके लिए आ जाएगा +1/2, इसके लिए भी आ जाएगा +1/2। तो आप कहीं भी देख लीजिए चारों क्वांटम संख्या, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉनों में किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होगी। जैसे इनमें तीनों एक समान है तो ये वाली अलग हो गई, इसमें आप देखेंगे ये 3 एक समान है, एक समान है तो ये वाली अलग हो गई। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में आप देखेंगे उनकी चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी, एक समान नहीं होगी। देखिए ये तीनों क्या है समान, लेकिन ये क्या हो गई अलग हो गई। तो क्या हो जाएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी परमाणु के इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं क्या नहीं होंगी, एक समान नहीं होंगी। ये कौन कहते हैं, पाउली का नियम कहता है, जिसका नाम होता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या जान लें, बताइए। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे, आप जे थॉमसन या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा अब्बाऊ का नियम, फिर हुन का नियम, फिर आपने जाना पाउली का नियम। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने पहले सबसे पहले पढ़ लिया अब्बाऊ का नियम, फिर बाद में पढ़ लिया क्या हुन का नियम, और क्या पढ़ लिया आपने पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो आज हम लोगों ने पाउली हुनरे सब पढ़ लिए हैं, कल हम क्या पढ़ लेंगे परमाणु मॉडल। आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।